तो आपको बता दें कि फेज 2 का आगाज है वैक्सीनेशन का और इस बार बुजुर्गों की बारी है। जी हां, कोरोना वैक्सीन के अगले और दूसरे फेज की शुरुआत आज से हो गई है। तो वहीं सरकार ने अगले फेज के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले फेज में शामिल होने वाले लोग वैक्सीनेशन के लिए किसी भी समय और कहीं पर भी कोविन 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि देश में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण होना है। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जिनको आपको बता दें कि मॉर्बिडिटीज है, आपको बता दें कि दरअसल वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और कुल मिलाकर दूसरा चरण कोरोना वैक्सीनेशन का, इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज खुद दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो वैक्सीनेशन लगवाई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के बाद, एक साल के बाद, लॉकडाउन के एक साल के बाद स्कूल खुल गए हैं उत्तर प्रदेश सूबे के अंदर और इसके बाद बच्चे जो है स्कूल पहुंचे हैं। सर कोई तो अनूप सिंह और सुभाष गुप्ता लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ से अनूप जुड़े हुए हमारे साथ। अनूप इस समय सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानेंगे, सिविल हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे, क्या वो पहुंच गए हैं? निरीक्षण उन्होंने किया है? देखिए पूजा, चंद समय वो बहुत कम रह चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो आज पूरे दिन में करीब 5 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा। 400 लोगों के लिए लक्ष्य रखा गया है। 400 बुजुर्ग जो हैं वो उनके लिए वैक्सीन लगाई जाएगी और खासकर इसमें जिस तरीके से प्रक्रिया दी गई है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और एज सर्टिफिकेट जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कन्फर्म हो पाएगा कि आज 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचे और वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और थोड़ी देर बाद वहां पर टीका भी लग रहा है। तो पूरी तरीके से लखनऊ में 4 जो अस्पताल, वो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे सिविल अस्पताल की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें जो केजीएमयू के नाम से जाना जाता है, या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करें, और एक जो प्राइवेट अस्पताल है जो उसको भी रखा गया है, शेखर हॉस्पिटल। तो 4 ये अस्पताल हैं जिनमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी थी। बुजुर्गों की लंबी कतार देखने को मिली है। पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो चरण है उसमें देखा गया है कि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, कुछ जो भ्रांतियां फैली थी उसका भी कारण। लेकिन जब भी तीसरा चरण आज शुरुआत हुई तो मैंने देखा सिविल अस्पताल में एक लंबी लाइन बुजुर्गों की देखने को मिली यहाँ पर। तो बुजुर्गों में काफी उत्साह है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे पूजा कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये वो तस्वीरें हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं यहाँ पर सिविल अस्पताल में और यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। जिस तरीके से बुजुर्गों का एक जो हुजूम यहाँ पर उमड़ा था, काफी बुजुर्ग खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, डीजी हेल्थ जो डीएस नेगी भी मौजूद है, तमाम जो अधिकारी आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और अंदर जाकर के जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे और बुजुर्ग जो लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और खासकर मैंने देखा है पूजा कि जिस तरीके से बुजुर्गों में एक उत्साह है, जिस तरीके से वो बहुत खुश हैं कि कम से कम उस बीमारी से, उस जो अभी तक जो 1 साल का जो समय रहा है वो किस तरीके से रह रहकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। बहुत आशंकाएं थी कि जिंदगी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन इस वैक्सीन के बाद कम से कम इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ अब ये बीमारी इनके पास नहीं आएगी, इनके अंदर ह्यूमिनिटी पावर बढ़ जाएगी। तो बहुत ही राहत की सांस ये लोग लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, क्योंकि अभी
फिलहाल एक चुनौती ये भी है क्योंकि इससे पहले जब वैक्सीनेशन हुई थी स्वास्थ्य कर्मियों में, कई स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन करने से मना कर दिया था, वैक्सीनेशन लगाने से मना कर दिया था। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन की किस तरीके से व्यवस्था है, किस तरीके से जागरूकता है, उनको कंसोल कर पा रहे हैं क्या लोग? उनको मतलब ये विश्वास दिला पा रहे हैं क्या कि वैक्सीन बहुत बेहतर है आपके लिए? जैसी पहले दौर में तस्वीरें देखने को मिली थी वैसी तस्वीरें तो नहीं आ रही हैं अनूप? देखिए पूजा, सबसे अच्छी बात है कि पहले 2 चरण मैंने देखे हैं और मैंने कवर भी किया है। वहां पर जो वैक्सीन के लगाने वाले जो व्यक्ति थे वहां पर उनकी संख्या बहुत कम सुबह होती थी। लेकिन आज मैं सुबह जब यहां पर 9 बजे से पहले सिविल अस्पताल में पहुंचा तो करीब 50 से ज्यादा लोग पहले से बुजुर्ग यहां पर पहुंच चुके थे और लंबी कतार लग जा चुकी थी जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था ऑनलाइन। उसके बाद वैक्सीनेशन की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां पर भीड़ लगी रही। तो यानी ये कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। लोगों के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो काफी जो उनके अंदर हताशा थी, बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। वो एक उम्मीद थी कि वैक्सीन लगने के बाद कम से कम इंश्योर हो जाएंगे और जो उनके अंदर आशंकाएं थी वो कम से कम दूर हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से लखनऊ में 4 अस्पताल भले ही रखे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से आज ठीक है अनूप, लोग लाइन में आपका रुख करेंगे। तो गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सुभाष भी। सुभाष, आपसे जानेंगे सीएम सिटी का क्या हाल? सीएम हालांकि सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन सीएम सिटी का क्या हाल है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए गोरखपुर में भी बुजुर्गों में काफी उत्साह है और यहाँ पे जो है 3 हॉस्पिटल को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें एक जिला अस्पताल है, एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है शाही ग्लोबल को जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई जाना चाहेगा तो वहाँ पे जाके जो है टीका लगवाएगा क्योंकि वहाँ 250 रुपए देना होगा। और जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टीका लगाया जाएगा। और यहाँ पे हर बूथ पे यानी 3 बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथों पर जो है 100 लोगों को आमंत्रित किया गया है। सुबह से ही यहाँ पे देखिए काफी माहौल जो है खुशनुमा है और लोग जो है जो पहले की भ्रांतियां थी वो खत्म हो चुकी है। 2 चरण में लगभग 40,000 से ऊपर लोगों को यहाँ पे टीका लग चुका है। अब जो है लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं और जो है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर यह भी बनी हुई है कि अब एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर है, लेकिन निजी और सरकारी अस्पतालों को यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है वहां पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है, खासकर बुजुर्गों के लिए कि आसानी से उन्हें वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा सके? देखिए पहले लोगों के मन में जो भय था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज और शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के जो है सीएमओ ने कल मीटिंग किया था और सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था और जो साफ सफाई की व्यवस्था या उनके लगवाने के लिए टीका के लगाने के लिए पूरी तरीके से जो व्यवस्था होती है उसको जो है पूरी सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया था। आज पूरी तरीके से व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और सभी लोगों को जो है अच्छे से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सुभाष, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई ये उत्साहवर्धक तस्वीरें हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो उधर संक्रमण की वजह से करीब 1 साल से बंद कक्षाएं 1 से लेकर 5 तक की क्लासेस आज से शुरू हो गई है और वहीं इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करता देखा गया है। कक्षाओं में पहले 50% बच्चों को बुलाया गया है। बता दें कि फिर अगले दिन बाकी 50% बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि डीआईओएस डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह और बीएसए दिनेश कुमार ने सभी स्कूलों को एसओपी जारी कर दी थी और निर्देश दिया है कि एसओपी का कड़ाई से पालन हो और कमी मिलने पर स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, तो चुनौती यहाँ पर भी है क्योंकि ये पूजा धीरे धीरे करके स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य हो रही है और कई राज्यों में स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के, और यूपी में भी आज से फिलहाल ये शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को सारी गाइडलाइन बताई गई हैं, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। बाकी टीचर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है। बच्चों को तो अच्छा लग रहा है स्कूल जाने के लिए, कि एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलेंगे। लेकिन थोड़ा मन में डर भी है कि एक साथ स्कूल जा रहे हैं, कोविड-19 फिर बढ़ रहा है, अपनी सेफ्टी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कर नहीं पाएंगे कि हर टाइम सैनिटाइजर यूज करें, हर टाइम किसी चीज़ को ना छुएं। तो इसलिए मन में थोड़ा डर भी है और हम ये चाहते हैं कि अभी जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसी टाइम से चलना चाहिए था। फिर न्यू सेक्शन में इन लोगों को स्कूल खोलना चाहिए था, ये हमारी रिक्वेस्ट है और हम यही चाहते हैं अपने बच्चों के साथ।
मुझे लगता है कि बेटर इस टाइम जिस टाइम कोविड-19 बढ़ रहा है, बेटर यही था कि स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन ही चलता क्लासेस। बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी के भी बच्चों को कुछ होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल ना गवर्नमेंट होगी ना स्कूल वाले होंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो, अब जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि कोविड-19 बढ़ रहा है, तो वो यूपी में भी आ सकता है। तो अगर पॉसिबल ये बढ़ता है तो प्लीज़ स्कूल उनको ऑनलाइन ही करना चाहिए। अच्छा फील कर रहा हूँ, आज पहली बार आया हूँ। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के नियम मम्मा ने बताया है आपको? हाँ। क्या क्या बताया है? कि मास्क पहने रहना और वक्त वक्त पे सैनिटाइजर लगाना। तो दिनेश हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जिन्होंने आपके लिए इतनी बेहतरीन रिपोर्ट वो लेकर के आए हैं, वही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, आपसे समझेंगे जानेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों से आपने बातचीत करी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मम्मा ने सिखाया कि मास्क पहन के रखना और सैनिटाइज करते रहना अपने आप को। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभिभावकों की चिंता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, उनके चेहरे पर नजर आ रही है कि बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या पता वो एहतियातों का पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपको जैसा बता दूं कि जब मैं स्कूल के गेट पे था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो उनके मन में खुशी तो था अपने दोस्तों से मिलने की और करीब 1 साल बाद क्लास खुलने की खुशी थी, लेकिन गार्जियंस बिल्कुल चिंतित नजर आए हैं। मैंने कई गार्जियंस से बात किया है तो उनका यही कहना था कि बड़े बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई वो तो अच्छी बात है, बट छोटे बच्चों के क्लासेस शुरू कर दिया है सरकार ने, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। अगर ये इतने छोटे बच्चे हैं, ये कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका इतने वो जानकार नहीं है कि उसका पालन कंटिन्यू कर पाएंगे। अब एक क्लासेस में 20 बच्चे रहेंगे और आपने देखा भी है विजुअल्स में, जनता टीवी पे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरह कॉलेज प्रशासन कॉलेज के गेट पे, स्कूलों के गेट पे भीड़ है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल दिनेश, और इन तमाम चीजों को देख करके लगता है कि चिंता बहुत जायज है अभिभावकों की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की, गोरखपुर की और बहराइच की। देखिए गोरखपुर के अंदर किस तरीके से बच्चों का स्वागत किया गया, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं लखनऊ, गोरखपुर और बहराइच में, और देखिए फूलों से स्वागत गोरखपुर में किया गया है। तो 3 तस्वीरें हम पूजा यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों का स्वागत तो फूलों से भी किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन जो है वो भी यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और अंजलि इसी के साथ रुक करेंगे अब पूर्वांचल का। बिल्कुल, पूर्वांचल का यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी की नजर अब 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। जाहिर तौर पर इसके लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस दी है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी विधानसभा और कुछ ही दिनों में होने वाले पंचायत चुनावों में जीत के लिए महामंथन करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करी है और आगामी चुनावों में के लिए जोश भी भरते नजर आए। आज जेपी नड्डा बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर थे, काल भैरव के दर्शन करते नजर आए, जबकि सीएम योगी ने देर शाम यानी कि कल के दिन बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहम तस्वीरें हैं ये, और इसके बाद आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आप तस्वीरें देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें। बिल्कुल, जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हुए हैं। तो धर्मेंद्र चौबे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल में पूजा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरव के यहाँ मत्था टेके हैं जेपी नड्डा, और अभी वाराणसी के बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे हैं और वहां मंडल और बूथ अध्यक्षों की मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जो है मीटिंग करके वहीं पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद पंडित दीनदयाल स्मृति जो पड़ाव में है, चंदौली में स्थित है, वहां पे जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और बूथ अध्यक्षों को संबोधित भी करेंगे। तदुपरांत वो वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पूजा, बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, हालांकि कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दर्शन किए थे और आज जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर चुनावों से पहले की रणभेरी ऐसा लग रहा है बच चुकी है और बस अभी शुरुआत है, आगाज है उस युद्ध की जो कि चुनावी रण में लड़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूंगा मिशन 2022 जैसे 2017 को लेके अमित शाह ने विश्वनाथ जी का दर्शन किया था और काल भैरव के यहाँ मत्था टेका था, क्योंकि वाराणसी काशी के कोतवाल हैं, उनके दर्शन के बाद सारी प्राप्तियां होती हैं। तो उसी तर्ज पे जेपी नड्डा जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कमान संभाले और यूपी मिशन 2022 सामने है तो उसको लेकर काफी अहम माना जा रहा है और उन्होंने उसी तर्ज पे
बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और काल भैरव का दर्शन किया। तदोपरांत कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए वो रवाना हुए हैं और उसी तर्ज पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्योंकि मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे, जिले स्तर पे जो भी बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं कोई कसर छोड़ने में पीछे नहीं हटी है। अंजलि, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो विधानसभा चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले पूजा, जाहिर तौर पर इस तरीके की तस्वीरें अमूमन आम होती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी आम होती हैं, और लेकिन जिस तरीके से खास रणनीति इन आम तस्वीरों के पीछे छुपी होती है वो बेहद अहम है जानना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2022 को अपना पहला, आपको बता दें कि 22 फरवरी को, माफ कीजिएगा, अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया था। यूपी सरकार का ये बजट अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पेश हुए इस बजट में कई ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें कि एंटी लव जिहाद विधेयक को विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास करा लिया गया, और सबसे बड़ी बात, आज एक बार फिर से सत्र का आगाज होने वाला है, कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। पिछली बार सदन काफी हंगामेदार रहा, विपक्ष ने बहुत हंगामा काटा अंजलि, हमने देखा है, दर्शकों को दिखाई है लाइव तस्वीरें। लेकिन अब क्या होगा इस सेशन में, अब क्या आगे होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहने वाली है। तो संजीव हमारे साथ में विधानसभा के बाहर से जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अंजलि, देखिए, 3 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत आज होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं का समूल नाश किया जाए, वो अधिनियम, गुंडा निवारण अधिनियम 2021 आज विधानसभा में पास किया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष लगातार सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों पर घेरने का काम करेगा। आसार ये है कि आज भी विधानसभा के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, हंगामेदार रहने वाले हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कई बहुप्रतीक्षित बिल पास कराए हैं, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या फिर गुंडों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल जो आज पास किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े माफिया थे, जो सरकार के पैलेरर, अपने जो गुंडा राज है उसकी सरकार चलाते थे, उन पर लगाम लगाया गया है, चाहे वो अतीक अहमद अंसारी हो या फिर मुख्तार अंसारी, या फिर तमाम जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के रूप में उनका बड़ा नाम लिया जाता था, उन पर लगाम लगाने के लिए आज से संजीव, लेकिन इस बार देखना ये होगा, करने जा रही है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद ये जो शुरुआत एक बार फिर से हुई है, आगाज एक बार फिर से हुआ है, इसमें देखने वाली बात ये होगी संजीव कि विपक्ष क्या वापस से हंगामा काटता है क्या, और इस बार क्या कुछ मुद्दे अहम रहने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने हर मुद्दों की बेबाकी से जवाब देने की कोशिश करी है। बिल्कुल, और इस बार किस तरीके का पलटवार जो है, या इस बार किस तरीके का पूरा होमवर्क है, वो सरकार के मंत्री यहाँ पर दिखाते हैं सदन के अंदर विपक्ष के सवालों पर। बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें अलीगढ़ से। बड़ी खबर, नाबालिग का खेत में शव मिला है। बिल्कुल, नाबालिग का खेत में शव मिला है। गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल आपको बता दें, ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस पर फूटा है। अलीगढ़ में ये वारदात यहां पर अंजाम दिया गया। पथराव में एक सिपाही घायल हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार क्या हुआ था उस नाबालिग के साथ। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही, लेकिन इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के गुस्सा भी यहां पर झेलना पड़ा है। नाबालिग का खेत में शव मिला है। पुलिस अभी फिलहाल जांच की बात कह रही है पूजा, और ये वारदात जो है जांच का विषय है जाहिर तौर पर, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस पर क्यों है वो यहां पर हुआ है। तो मनोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरी वारदात के? चलिए, मनोज का संपर्क हमसे टूट गया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी अलीगढ़ से है। ये पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बेहद बड़ी खबर। बिल्कुल, पथराव में एक सिपाही घायल हुआ है। हालांकि ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा है। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होने की बात की गई है। तो बता दें आपको, नाबालिग का खेत में शव मिला है। आपको बता दें, गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा है। पुलिस पर भी पथराव ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। एक सिपाही घायल बताया जा रहा है इस पूरी वारदात में हुआ है।
तो पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार क्या हुआ नाबालिग के साथ, क्यों आखिरकार ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो देखने को मिला है। तो नाबालिग का किया अलीगढ़ में यह बड़ी वारदात अंजाम दी गई। नाबालिग का शव खेत में मिला है। तो आपको भी पूर्वांचल की कुछ अहम तस्वीरें दिखाई थी। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उससे पहले भी तमाम जो राजनेता थे वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन इधर इस बीच राजधानी से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिन एक आईपीएस और 27 एएसपी के तबादले किए हैं। वाराणसी सुरक्षा में तैनात आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य लगेहे का तबादला करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अपराध वाराणसी के पद पर उनको तैनात किया गया है। पंचायत चुनाव से पहले हुए इन तबादलों को काफी अहम माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कुछ पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।